जरा सोचिए कि क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी जिंदगी में जो कोई भी काम करते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं करते। अपनी मर्जी से करने का मतलब है वो हर एक काम जिसे करने में आप अपना थोड़ा दिमाग खर्च करते हैं। हर सवेरे नहाना, फिर खाना खाना, उसके बाद अपने स्कूल या ऑफिस जाना, वो हर एक काम जो आपको लगता है कि वो आपके काबू में है, लेकिन असल में उसे कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। आपको नहीं पता कि वो कौन है और ना ही शायद आप कभी उसके बारे में जान पाओगे जो आपको इस हद तक काबू में करके रखता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ गॉड या फिर भगवान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्यों नहीं, आखिर वही है जिस पर दुनिया के ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं टाइम की। टाइम एक तरह का डायमेंशन है जिसमें जो कुछ भी होता है एक सीक्वेंस में होता है। इसीलिए हम देखते भी हैं कि टाइम हमेशा आगे चलता है। जो पल एक बार बीत गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। आज हम आपको इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ ऐसे लोगों की कहानी बताने वाले हैं जिनकी जिंदगियां इसी टाइम सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट की वजह से किसी धागे की तरह उलझ कर रह जाती हैं। और इस कभी ना खत्म होने वाले सीक्वेंस से उनके लिए निकल पाना मानो ऐसा था जैसे कि तिनके के ढेर में किसी सुई को ढूंढना। जेस एक सिंगल मदर है जो अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। जेस का बेटा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नाम की बीमारी से जूझ रहा था और जेस के लिए अकेले सब कुछ मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल था। अच्छी बात ये थी कि उसके कुछ अच्छे दोस्त थे। वो सभी एक दिन एक बोट ट्रिप पर जाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही ट्रिप उनकी जिंदगियां पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जिस दिन जेस को ट्रिप पर जाना था उसी दिन उसके साथ कुछ न कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। जैसे कि कोई उसकी डोरबेल बजाकर भाग जाता है, उसका बेटा साथ ना जाने की जिद करने लगता है और भी बहुत कुछ। हम देखते हैं कि जेस अपने घर से बहुत खुश होकर निकली थी, लेकिन अपने दोस्तों तक आते आते उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया था। सबसे पहले हम जेस के दोस्तों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके दोस्तों का नाम है ग्रेग, विक्टर, डॉनी, शैली और हैदर। इस ट्रिप पर कुल मिलाकर 6 लोग थे और सबसे अजीब बात ये थी कि जेस अपने बेटे के साथ घर से निकली थी, लेकिन जब वो यहाँ पहुंची तो बिल्कुल अकेली थी। उसका बेटा इस ट्रिप पर क्यों नहीं आया वो हमें अभी आगे जाकर पता चलेगा। वो सभी काफी दिनों बाद मिले थे, इसीलिए उन्हें ये जानने में काफी दिलचस्पी थी कि एक दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है। हम देखते हैं कि जेस थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही थी। मतलब वो अजीब बिहेव ही इसलिए कर रही थी क्योंकि वो नॉर्मल होने का नाटक कर रही थी। ग्रेग नोटिस करता है कि अचानक से हवाएं चलना बंद हो जाती हैं और उनकी बोट जो कुछ सेकंड्स पहले बहुत तेज स्पीड में चल रही थी वो एकदम से ठहर जाती है। विक्टर कहता है कि हम मोटर चलाकर आगे बढ़ते हैं ना, हम यहाँ इंतजार क्यों कर रहे हैं। लेकिन ग्रेग थोड़ा अचरज में आसपास देखने लगता है क्योंकि ऐसे ही हवाएं चलना बंद हो जाना उसके लिए भी कुछ नया था। विक्टर को अपने सामने तेज तूफान आता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद ग्रेग कोस्ट गार्ड से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, पर उसे सामने से किसी लड़की की आवाज आ रही थी जो उल्टा उन लोगों से मदद मांगने लगती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते वो तूफान उनसे टकरा जाता है और उनकी बोट के टुकड़े हो जाते हैं। जब तूफान शांत होता है तो उन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने हैदर को खो दिया है। वो इस एक्सीडेंट में नहीं बच पाई। सभी उसकी मौत से बहुत दुखी थे, पर शायद बिना मदद के वो भी ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते। जैसे एक बड़े से पैसेंजर शिप को अपनी ओर आते हुए देखती है, वो सभी अपने हाथों को हवा में लहराकर उनसे मदद मांगते हैं। डॉनी तो उस शिप पर किसी की परछाई भी देखता है, लेकिन उन्हें लग नहीं रहा था कि वो लोग किसी भी एंगल से उनके लिए अपनी शिप को रोकने के बारे में सोच भी रहे थे। जेस के दोस्त जबरदस्ती उस शिप पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जेस थोड़ा सा घबरा रही थी। वो सभी जब ऊपर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पूरे शिप पर कोई नहीं था। वहाँ पर इतना सन्नाटा था कि उनकी खुद की आवाजें उन्हें वापस लौटकर सुनाई दे रही थीं। इससे पहले आपको लगे कि ये कोई घोस्ट शिप है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भूत नहीं है जो इन लोगों को डराएगा, बल्कि आगे जो कुछ भी होने वाला है उन सब का जिम्मेदार उन 5 में से ही कोई एक था। जेस को यहाँ पर देजावू जैसा कुछ फील हो रहा था। देजावू एक तरह की फीलिंग होती है जिसमें आप कुछ ऐसा महसूस करते हो जो हुआ तो आपके साथ पहली बार होता है, लेकिन आपको लगता है कि ये सब आपके साथ पहले भी हो चुका है। विक्टर को वहाँ पर कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वो उसका पीछा करता है तो उसे वहाँ पर एक कीचेन मिलती है। उस पर लगी चाबियों को देखकर जेस को तुरंत याद आता है कि वो तो उसके घर की चाबियां थीं। अब सोचो, जब वो सभी एक साथ हैं तो जेस की चाबियां वहाँ कौन गिरा कर गया था। उन्हें लगा कि वो शायद हैदर होगी जो उनसे पहले उस शिप पर आई होगी। वो सभी शिप के क्रू को ढूंढने लगते हैं। विक्टर देखता है कि उस शिप पर फ्रेश फ्रूट्स रखे हुए थे, जिसका मतलब था कि जरूर उस शिप पर कोई था। जेस को वहाँ पर किसी की आहट महसूस होती है। वो जैसे इसके बारे में बताती है, विक्टर तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। इसके बाद वो थोड़ी देर इंतजार करते हैं, पर विक्टर वापस आता ही नहीं और ग्रेग और जेस शिप के कंट्रोल रूम की ओर जाने लगते हैं। जेस उन्हें बताने की कोशिश करती कि यहाँ उसे कुछ तो अजीब महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ जो उसने कभी महसूस नहीं किया। पर ग्रेग थोड़ा प्रैक्टिकल आदमी था।
उसे लगता है कि इतना बड़ा शिप बिना किसी क्रू के अपने आप ही बीच समुद्र में नहीं घूम सकता। एक शिप को चलाने के लिए लोगों की जरूरत होती है। उन दोनों में इस बात को लेकर बहस होती है, जिसके लिए ग्रेग उससे माफी भी मांगता है, लेकिन जेस वहाँ से चली जाती है। वो जब वापस आती है तो देखती है कि शैली और डॉनी वहाँ पर नहीं थे। जेस नोटिस करती है कि जो फ्रूट्स अभी कुछ देर पहले एकदम फ्रेश थे वो अचानक से सड़ गए थे। हम देखते हैं कि शैली को कुछ खून के छींटे दिखाई देते हैं, जिसके निशानों को फॉलो करते करते वो एक थिएटर में आते हैं। दरअसल वहाँ की मिरर पर किसी ने लिख रखा था कि वो सभी थिएटर में इकट्ठा हो। पता नहीं ये लोग डरे क्यों नहीं। मैं होता तो उस जगह बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि वो मैसेज खून से लिखा हुआ था। जेस विक्टर को अपनी ओर आता हुआ देखती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके सिर से बहुत सारा खून बह रहा था और वो जेस को मारने की कोशिश करता है। जेस किसी तरह खुद को विक्टर से बचा लेती है। वो देखती है कि विक्टर मर चुका था। इससे पहले वो कुछ समझ पाती उसे शैली के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो उसके पास जाती है तो हम देखते हैं कि ग्रेग को भी किसी ने शूट करके मार दिया था। ग्रेग ने मरने से पहले शैली को बताया था कि जेस ने उसे शूट किया था। वो शैली को समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो सभी उसके दोस्त हैं। लेकिन तभी एक मास्क पहना इंसान उन दोनों को शूट करके मार देता है। जेस के सभी दोस्त अब मर चुके थे और वो पूरे शिप पर अकेली थी। वो तुरंत ही मदद के लिए ऊपर की ओर भागने लगती है, लेकिन वो किलर उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो जैसे ही जेस को मारने वाला था, जेस उसे कहती है कि उसका एक छोटा बेटा है, इसीलिए वो उसे ना मारे। हम देखते हैं कि ये सुनते ही उस किलर का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जेस उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है। जेस उसे उसका मास्क उतारने को कहती है, पर वो किलर उसे बताता है कि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए सभी को मारना होगा। अब इससे पहले वो इसका मतलब समझ पाती, हम देखते हैं कि वो किलर पानी में गिरकर मर जाता है। जेस को इस पॉइंट पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ अभी अभी हुआ क्या, कि तभी उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जब उन्हें देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हम देखते हैं कि उसके सभी दोस्त और उसकी एक कॉपी जिंदा थे और शुरुआत में डॉनी ने जिस आदमी को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि जैसी थी। जेस समझ गई थी कि ये एक तरह का टाइम लूप है। वो एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है और सोचने लगती है कि उसे आगे क्या करना है। क्या वो सीधा उनके सामने आकर उन्हें सब कुछ बता दे, या फिर वो उनके लिए उसी तरह छिपी रहे जैसा कि उसके साथ पहले भी हुआ था। हम देखते हैं कि घबराहट में उसकी जेब से चाबियां गिर जाती हैं। ये वही चाबियां थी जिसे देखकर दूसरी वाली जेस, या फिर कहें कि नई वाली जेस को डेजा वू वाली फीलिंग आई थी। जेस एक रूम में आती है जहां उसे ढेर सारे लेटर्स मिलते हैं, जिस पर पिछली वाली जेस ने नई वाली जेस के लिए मैसेज लिख रखे थे। उस लेटर पर सभी को मारने के लिए कहा गया था। जेस को वहां पर कुछ यूनिफॉर्म्स और एक मास्क दिखाई देता है। जेस समझ जाती है कि जिस किलर को उसने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद का ही एक दूसरा वर्जन थी। जेस फैसला करती है कि वो मैसेज को फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि उस मास्क को पहनकर किलर बनने का मतलब था कि वो शिप से गिरकर मर जाएगी, जैसा कि पिछली बार हुआ था। इसके बाद फिर से सब कुछ रिपीट होने लगता है। विक्टर जिस आदमी का पीछा कर रहा था वो जैसी थी। जेस उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, पर ये टाइम वाले कॉन्सेप्ट उसके सिर के ऊपर से जा रहे थे। उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस होती है और गलती से विक्टर का सिर एक लोहे के टुकड़े से टकरा जाता है। यही कारण था कि शुरुआत में उसके सिर से खून निकल रहा था और उसने जेस का गला दबाने की कोशिश की थी। उसे अपने सामने नई वाली जेस दिखाई देती है, पर उसके अंदर खुद को शूट करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसका बेटा घर पर उसका इंतजार कर रहा था। जेस अपने दोस्तों को कहती है कि चाहे कुछ भी हो वो किसी पर भी भरोसा ना करें और सामने जो कोई भी हो उसे शूट कर दे। लेकिन जब वो किलर जेस उनके सामने आती है तो वो उन्हें धोखे से एक रूम में ले जाकर उन पर हमला कर देती है। यहाँ पर डॉनी की मौत हो गई थी और शैली किसी तरह रेंगते हुए शिप के सबसे ऊपर आ जाती है। हम देखते कि वहाँ पर शैली की दर्जनों लाशें पड़ी हुई थी, जिसका मतलब ये था ये जो कुछ भी हुआ ये पहली बार नहीं हुआ था। जेस देखती है कि उसका नया वाला वर्जन उस किलर जिसको मारकर पानी में फेंक रहा था। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा कि उसके साथ पहले हुआ था। सभी के मरते ही एक बार फिर से ये टाइम लूप रीस्टार्ट हो जाता है और हम उसके दोस्तों को मदद की गुहार लगाते हुए देखते हैं। वो सभी एक बार फिर से शिप पर चढ़ जाते हैं और जेस समझ जाती है कि इन सब की शुरुआत ही तब होती है जब उसके दोस्त शिप पर चढ़ते हैं। उसे उन्हें किसी भी तरह उस शिप पर आने से रोकना था, लेकिन फिलहाल उसके दोस्त तो शिप पर चढ़ चुके थे, जिसका मतलब ये था कि उन्हें शिप पर चढ़ने से रोकने के लिए सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना होगा और सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करने के लिए उन सभी को मरना होगा। हम देखते हैं कि जेस उस मास्क को पहन लेती है जिससे वो बन गई थी किलर जेस। हमें ये तो समझ आ गया था कि शिप पर जो कुछ भी हो रहा था कुछ भी बेवजह नहीं था। जेस उसे बार बार बदलने की कोशिश कर रही थी, पर शैली की इतनी सारी लाशों को देखकर हम भी समझ सकते हैं कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो किसी भी तरह उन सभी को शिप पर चढ़ने से नहीं रोक सकती थी। उसे लग रहा था कि वो सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही थी, लेकिन यहाँ कुछ भी उसकी मर्जी का नहीं था, सब कुछ पहले से ही प्लान था। हम देखते हैं कि ये वाली जेस सभी को मार देती है, लेकिन आखिर में उसके साथ वही होता है जो उसने पिछली वाली किलर जेस के साथ किया था। हम देखते हैं कि जेस उसे भी मारकर पानी में फेंक देती है।
हमें अब तक उस शिप पर जो कुछ भी हुआ सिर्फ उसके बारे में बताया गया था, लेकिन हमें किलर जेस के पानी में गिरने की बात की कहानी नहीं पता। हम देखते हैं कि जेस को एक बार फिर से होश आता है और वो खुद को एक समुद्र के किनारे बेहोश पड़ा हुआ पाती है। उसे लगा कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ था, इसलिए उसके मरते ही वो टाइम लूप टूट गया। वो वापस अपने घर अपने बेटे के पास जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर भी पहले से ही उसका एक डुप्लीकेट वर्जन था। अब उसका बेटा एक साथ अपनी दो माओ को देखता तो वो तो बेचारा डर ही जाता ना, ऊपर से उसे ऑटिज्म डिसऑर्डर भी था। जेस देखती है कि ये नई वाली अपने बेटे को उसकी बीमारी की वजह से उसे बहुत डांट रही थी और वो उससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। इस वाली जेस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो उसके बेटे को इस तरह डांट रही थी, इसीलिए वो डोरबेल बजाकर उसके बाहर आने का इंतजार करती है। जेस जैसे ही बाहर आती है, बिल्कुल शुरुआत वाले सीन की तरह उसे बाहर कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर वापस लौटती है, हम देखते हैं कि वो किलर जेस उसे मार देती है। उसका बेटा अपनी माँ को मरता हुआ देखकर रोने लगता है, पर जहाँ उसने एक जेस को मरता हुआ देखा, वहीं एक दूसरी जेस उसके सामने जिंदा खड़ी थी। किलर जेस अपनी लाश को बैग में भरकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका बेटा डर के मारे बहुत रो रहा था। हम देखते हैं कि एक पक्षी उसकी कार से टकराकर मर जाता है। जेस जब एक कार को रोककर उस बर्ड को उठाकर एक किनारे फेंकती है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पक्षी नहीं था, बल्कि दर्जनों पक्षी वहाँ पर मरे पड़े हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे शैली की बॉडी उस शिप पर पड़ी हुई थी। जेस रियलाइज करती है कि वो अभी भी उस टाइम लूप में फंसी हुई थी और उसका हर एक फैसला उसे उस शिप की ओर ले जा रहा था, पर उसे पता नहीं था कि इन सब की शुरुआत हुई कैसे। हम देखते हैं कि जब वो अपने बेटे के साथ वहाँ से जाने लगती है, तो ये सारे विचार और उसके बेटे का चिल्लाना उसके सिर पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। इस एक्सीडेंट में वो तो बच गई थी, लेकिन उसका बेटा मारा जाता है और जेस की लाश भी बाहर पड़ी हुई थी। एक ड्राइवर जेस के पास आता है और उसे कहता है कि उस बच्चे को बचाया नहीं जा सकता क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह चुका है। जेस खुद ही अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार थी और ये सच्चाई उसके गले नहीं उतर रही थी। उसे लगा कि वो अपने बेटे को बचा सकती है। वो खुद को अगर यहाँ पर आने से रोक ले तो असली वाली जेस नहीं मरेगी और उसका बेटा भी जिंदा रहेगा। वो एक बार फिर से अपने दोस्तों के पास जाती है और अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसे अपने दोस्तों को शिप पर चढ़ने से रोकना था। ये टाइम लूप फिर से स्टार्ट हो चुका था और शायद इसीलिए मूवी की शुरुआत में भी जेस अपने बेटे को उस ट्रिप पर लेकर नहीं आई थी, क्योंकि उसका बेटा तो उस रोड एक्सीडेंट में मर गया था, जिसका मतलब ये था कि शुरुआत वाली जेस को भी पता था कि वो लोग आगे चलकर मरने वाले हैं, इसीलिए वो इतना अजीब बर्ताव कर रही थी। अब हमें नहीं लगता कि जेस कभी इस लूप से निकल पाएगी, क्योंकि उसने पहले भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो वहीं पर आकर फंस जाती थी जहां से उसने शुरुआत की थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। Thank you for watching.